वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव उपाध्याय लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 8 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए। पिछला लेक्चर नया शुरू हुआ था अपवर्तन का। जिन्होंने नहीं देखा है वो इस लेक्चर को देख लें। लेक्चर नंबर 7 तब इस लेक्चर को देखना शुरू करिएगा। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो फिर ये लेक्चर मत देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला लेक्चर देखा है। और जिन्होंने देखा है अगर उन्हें समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे वो भी देखें उन्हें अच्छी तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए। लगातार आपको नए नए वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और नई नई जानकारी। जो भी बच्चे हैं ध्यान दें, एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ें। और बीच में एक बात और ध्यान रखिएगा, बीच में लेक्चर में कूदने की कोशिश मत करिएगा कि पहला पढ़ा फिर पांचवें पढ़ गए। तो एक एक करके पढ़िएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज को मैंने बताया, पूरी फिजिक्स है। ये समझ लीजिए यूपी कैडेट में जितना भी आपका सिलेबस है लाइट का, उतना पूरा कवर कर रहे हैं। भले हमें 20 से 25 लेक्चर लेने पड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। एक एक चीज बताई जाएगी। तो हमने केवल परावर्तन के हमने 6 लेक्चर लिए अकेले। तो अब अपवर्तन के 4-5 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर जो भी हों, उसके बाद लेंस के लेक्चर लेंगे, मानव नेत्र पढ़ाएंगे, सूर्यदर्शी पढ़ाएंगे, प्रिज्म पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तब जाके खत्म होगा। तो कोई भी चीज शार्ट में नहीं पढ़ाई जाएगी, एकदम एक एक लेक्चर आप ध्यान से देखिए। जब लेक्चर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपके खुद, आप जैसे ही आप किताब उठाओगे, अपने स्कूल की कापी किताब उठाओ या फिर और भी कहीं के भी क्वेश्चन उठाओ, किसी भी कोचिंग के कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आप अपने आप लगा लेंगे। बस इन लेक्चर को ध्यान से देखिए और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। देखिए शुरू करते हैं। पिछला जो हमने लेक्चर लिया था वो अपवर्तनांक से संबंधित था, प्रकाश की चाल से संबंधित था। उसी को आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में आ जाए पिछले लेक्चर में हमने क्या कराया था। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश की चाल से संबंधित बातें बताई थी और अपवर्तनांक से संबंधित। तो आज हम यूपी कैडेट में आया हुआ एक क्वेश्चन लाए हैं, उसी से जुड़ा हुआ। ये यूपी कैडेट में क्वेश्चन आया है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हाँ, यहाँ पर ये वैल्यू भले बदल जाए, ये वैल्यू हमें करेक्ट नहीं आ रहा है, 1.75 है या 1.5 है, जो भी है, लेकिन कुछ ऐसी से मिलती जुलती है। और आपसे अपवर्तनांक पूछा था तो बहुत सिंपल सवाल था। पिछली बार हमने बताया था n = c/v। c क्या है फिर से याद होना चाहिए, प्रकाश की चाल है। v भी प्रकाश की चाल है। अंतर क्या है, c वायु में प्रकाश की चाल है और v वायु के अलावा और कोई भी माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल है। n अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? जिस माध्यम में लाइट जा रही है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल v है, उसी माध्यम का अपवर्तनांक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो n उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश जा रहा है वायु से। तो यहाँ समझते हैं n हमारा अपवर्तनांक में निकालना है। c की वैल्यू दी नहीं जाएगी, आपको याद होनी चाहिए। d की वैल्यू तुम्हें दी गई है 1.75 × 10⁸। ये से कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए 3/1.75 पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव लगाए। तो यहाँ से काट दो, 25 7 275 और 25 जो 12 बार गया तो 12/7 ये वैल्यू आ गई। दशमलव में भी लिख सकते हैं इसको, 1.7 लगभग आएगा। तो ये अपवर्तनांक आ गया। तो अगर किसी माध्यम में चाल आपको मालूम है तो उस माध्यम का आप लोग अपवर्तनांक बता सकते हैं। अपवर्तनांक 1.7 है इस तो यहाँ पर ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अपवर्तनांक 1 से ज्यादा किसी का अपवर्तनांक होता है तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश की चाल वहां पर वायु में प्रकाश की चाल से कम होगी। और वैसे भी होती है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वायु से हमेशा कम होती है। सबसे अधिक प्रकार की चाल जो है वायु में ही होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1.7 आ गई। इसका मतलब ये माध्यम सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष। तो ये सारी बातें यहाँ से समझ में आएंगी आपको। ध्यान रखना है सबसे अधिक चाल वायु में होती है प्रकाश की 3 × 10⁸। उससे अधिक चाल कहीं नहीं होगी। तो निर्वात या वायु दोनों में एक ही बात होती है, निर्वात अथवा वायु। थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये 2.99 होती है वैल्यू, तो लगभग इसे 3 मानते हैं। तो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ये प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर है, निर्वात या वायु में, इससे अधिक कभी चाल नहीं हो सकती।
प्रकाश इससे तेज नहीं चलता है, और कहीं चलेगा, जल में चले, कांच में चले, किसी ग्लिसरीन में चले, किसी माध्यम में प्रकाश चलेगा तो इससे हमेशा कम होगी उसकी चाल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आज एक और नई चीज समझते हैं। यहाँ पर कुछ बातें समझ लें। ए का मतलब समझते हैं एयर, जी का मतलब समझते हैं ग्लास, डब्लू मतलब वाटर, ये टर्म बार बार आएंगे तो इसलिए ध्यान से समझ लो। डी का मतलब डायमंड, वायु, कांच मतलब ग्लास मतलब कांच, ये जल है, ये हीरा। तो बार बार कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे, लिखा होगा ANG, इसका मतलब आपको समझना है ANW, WNG, GND, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। मतलब क्या है इसका? ANG का मतलब है, ए अगर पहले लिखा है इसका मतलब वायु के सापेक्ष, तो जो पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष, और जो बाद में लिखा है उसका अपवर्तनांक। तो ये इसका मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पर W है, पहले आया यानी जल के सापेक्ष की बात, तो जल के सापेक्ष हो गया किसका? कांच का। और ये GNW का मतलब कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। एक और बात यहां समझ लें, यहां पर देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, यहां पर देखो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो हमने कांच का अपवर्तनांक लिखवाया है पिछले टर्म पे, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, लेकिन कब? वायु के सापेक्ष। तो अगर इसकी वैल्यू बात करें तो इसकी वैल्यू है 1.5, लेकिन इसको 1.5 नहीं कहना है, ध्यान रखना है, ये 1.5 नहीं है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1.5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ये वायु के सापेक्ष। तो आपको जितने भी अपवर्तनांक लिखवाए गए हैं, 4 अपवर्तनांक मैंने 4 जो लिखवाए थे वो वायु के सापेक्ष ही थे। अगर आपको जल के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ दिया जाए तो ये 1.5 नहीं लिखेंगे, ये निकालेंगे हम लोग। इसके लिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। हाँ, वायु के सापेक्ष जल का ये आपको लिखवाया 4/3 या 1.33। ये भी आपको नहीं मालूम, हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होता है 2.42 या 12/5, लेकिन कांच के सापेक्ष नहीं पता। तो कांच के सापेक्ष इसको भी हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। पहले उससे पहले एक और फार्मूला समझ लेते हैं रिवर्सिबिलिटी का। जैसे लिखा है, एक माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है। लाइट अगर इस एक माध्यम ये 1 है, ये लाइट आ रही है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम ये है, और लाइट इस माध्यम में चली गई। तो इस माध्यम से इस माध्यम में अगर चली गई तो ये फर्स्ट माध्यम है, तो ये सेकंड, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि अगर इसका उल्टा हो जाए, लाइट अगर इधर से एंट्री करे इसी एंगल पर, ये जो आर एंगल है, ये आर एंगल पर एंट्री करे, तो यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी, इस रास्ते चली जाएगी। पहले इधर से आ रही थी, इधर चली गई, अब इसी, और जिस रास्ते अपवर्तित हो रही उसी रास्ते अगर इंसिडेंट हो जाए, आपतित हो जाए, तो जिस रास्ते वो आपतित हुई थी उसी रास्ते अपवर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर देखो, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर 1 and 2 की वैल्यू अगर हम बोले तो ये 1/2 n1 के बराबर होगी। इसको यहाँ समझ लेना है, 1 and 2 मतलब 1/2 n1। मतलब अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3/4 है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3/4
4 है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का कितना हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। पहला माध्यम अगर वायु होता, दूसरा जल होता, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है ANW, वायु के सापेक्ष जल का कितना होता है 4/3 होता है। लेकिन अगर जल से प्रकाश की किरण इसी रास्ते जाए, इसी पथ पर जाए, तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, तो WNA क्या हो जाएगा भाई 3/4। तो ये आपको ध्यान रखना है ANW, अगर आपको मालूम है WNA निकालना है तो आप पलट दीजिए, बस कुछ नहीं करना। जैसे लिखा है AND हीरे का अपवर्तनांक 12/5, तो DNA क्या आएगा भाई 5/12। तो एक सिंपल सी लॉजिक है, आपको बस पलट देना है। इसका मतलब होता है वायु के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये बेसिक छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखना है, इसका यूज अभी होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यदि जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2, 4/3 तथा 3/2, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हो, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये समझ लो जल और कांच के अपवर्तनांक में दिए गए हैं, लेकिन अब ये समस्या है, एक बात आपको समझ ध्यान रखना है। अगर ये नहीं दिया गया है क्वेश्चन में कि जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष है, कहीं नहीं लिखा वायु के सापेक्ष है, ये किसके सापेक्ष है, तो समझ जाना है वो वायु के सापेक्ष है। कभी भी ये नहीं ना दिया हो, अगर हम बोले जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो इसका क्या मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। अगर हम बोले कि हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है तो इसका मतलब है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है। तो हमें अगर नहीं बोल रहे हैं वायु के सापेक्ष, केवल अपवर्तनांक डायरेक्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ जाना वायु के सापेक्ष बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जल का अपवर्तनांक 4/3, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा होगा वो पहले है, जो बाद में है उसका बाद। तो जल का अपवर्तनांक 4/3, तो 4/3 है जल का। तो जल का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो किसका है, जल का है, यानी वाटर। किसके सापेक्ष, हमने बताया अगर नहीं लिखा है तो एयर के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष जल का 4/3 दिया गया। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष कांच का भी हो गया 3/2। ठीक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दिया गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। पूछा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले आपसे को समझना है जल के सापेक्ष, तो ध्यान रखना है जिसके सापेक्ष होगा वो पहले लिखेंगे और जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो बाद में। तो यहाँ सिंपल W पहले लिख देंगे, वायु जल के सापेक्ष किसका निकालना है, कांच का निकालना है, G ये निकालना। तो ये क्वेश्चन है, ANW हमें दिया गया है, ANG दिया गया है, WNG निकालना है। करेंगे कैसे, इसको समझते हैं। फार्मूला इसका कोई नहीं है, आप दिमाग लगाना है बस आ जाएगा। आपको निकालना है WNG। तो देखिए क्या है WNG निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोग बटे का निशान लगाओ, ऊपर नीचे n लिख दो, सिंपल तरीका है, ऊपर नीचे n लिख देना। शुरू में दोनों में A लिख दो, एयर के सापेक्ष, क्योंकि हमें एयर के सापेक्ष मालूम है, दोनों साइड में A लिख दो। बस यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो A दोनों लिख देंगे, NN लिख दिया, WNG। अब जो पहले लिखा है उसे नीचे लिखो, जो बाद में लिखा है वो ऊपर लिखो। तो G बाद में लिखा है तो G को ऊपर लिख लीजिए और W पहले लिखा है W को नीचे, बस। अब आप वैल्यू रख दो। NG की वैल्यू आपको 3/2 गिवन है, ANW की वैल्यू 4/3,
तो 3/2 गुणे 3/4, तो आंसर आ गया 9/8। तो WNG की वैल्यू 9/8 आ गई। तो नोट कर लीजिए इसे। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित करा देना। देखिए एक और एग्जांपल। अब की बार भी दो माध्यम फिर से हैं। अब की नाम दे दिया गया है ए और बी। कोई भी दो पारदर्शी माध्यम होंगे तो उनके अपवर्तनांक गिवन है। ए माध्यम का अपवर्तनांक 1.7 है, बी का 1.3 है, और पूछा गया बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो देखो पहले हमें क्या दिया गया है, माध्यम ए का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम लोग ए का अपवर्तनांक लिखेंगे 1.7। तो किसका अपवर्तनांक ए का लिख रहे हैं, तो जिसका अपवर्तनांक लिखेंगे ए, और किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है नहीं दिया है तो समझिए एयर के सापेक्ष। स्मॉल ए एयर को डिनोट कर रहा है और कैपिटल ए जो माध्यम दिया गया है, कोई माध्यम हो सकता है। दूसरा है ए एन बी इक्वल टू 1.3। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक निकालना है। तो आपको पूछा क्या क्या, बी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको आपको पहले लिख लेना है और जिसका निकालना है वो बाद में। ठीक, अब बस फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाना आपको सिखाया मैंने, कैसे बनाएंगे देखो। इससे एक बार देखो, बी एन ए लिखना है, अपान का साइन लगाया, ऊपर नीचे एन लिखा, कोई समस्या नहीं। पहले ए लिख दिया दोनों, जो बाद में है वो पहले ऊपर और जो पहले है वो नीचे। बस ए एन ए की वैल्यू 1.7 है, ए एन बी की वैल्यू 1.3 है, पॉइंट हटा दीजिए, 17/13 आ गया। लगभग वैल्यू आएगी 13.1.40, 13 लगभग 1.3। तो ये आपका अपवर्तनांक आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीछे छूट गया है, इसको देखते हैं। लिखा है यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन कब होगा आपको बताया था, माध्यम बदल जाएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाएगा तो अपवर्तन होगा। तो अगर अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, अविलंब की ओर झुक गई, लाइट आ रही है, अविलंब की ओर अगर झुक गई तो पहला माध्यम विरल माध्यम कहलाएगा। विरल माध्यम को इंग्लिश में रेयर मीडियम कहते हैं। तो और दूसरे माध्यम को सघन माध्यम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो अगर प्रकाश की किरण अविलंब के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है तो पहला माध्यम विरल माध्यम और दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लो लाइट है और रे ये आ रही, एक माध्यम, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। पहला दूसरा कोई, ये तो नाम डाल दिया, कोई भी माध्यम हो सकते हैं। पहला उसे कहेंगे जिससे रे आ रही उसे पहला बोल दिया है, और जिसमें रे जाएगी उसे दूसरा बोल दिया है। इसे कुछ भी बोल दो, इसे एक्स वाई भी बोला जा सकता है, कोई मीडियम बोल दो। तो ये माध्यम पहला माध्यम है जिससे रे आ रही है, जिस माध्यम में जा रही है वो दूसरा माध्यम हो गया। तो यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन कब होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो इस ये जो इंटरफेस है, इसके ऊपर का माध्यम अलग है, इसके नीचे माध्यम अलग है। तो यहाँ पर अपवर्तन होगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ विलंब खींचेंगे पहले। तो अब ये रे हमारी इधर जा रही है सीधे, ये रे इधर, अगर ये माध्यम चेंज नहीं हुआ होता ये रे सीधे चली जाती, लेकिन माध्यम बदल गया, अब ये सीधे नहीं जाएगी, अब ये विचलित हो जाएगी। जैसे कि डिफिनीशन है, डिफिनीशन के अनुसार ये रे को मुड़ना, अब ये या तो अविलंब की ओर झुके या अविलंब से दूर हटे। तो अगर अविलंब की ओर झुक गई, ये रे अविलंब हमारा ये है जो झुक गई, तो ये पहले वाला माध्यम है, इसको बोला जाएगा विरल। यानी इस लाइन के ऊपर जो भी माध्यम है ये विरल माध्यम हो गया, और इसके नीचे जो माध्यम है वो सघन माध्यम हो गया। तो अगर अविलंब के बाद किरण जो है अपवर्तन के पश्चात किरण जो है अविलंब की ओर झुक गई तो पहला माध्यम विरल, दूसरा माध्यम सघन। पहला रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। दूसरी तरीके से भी इसको कहा जा सकता है, अगर एक तरीके से भी आप लोग सीख सकते हो कि विरल से सघन में अगर आ रही है ये माध्यम, पहले से अगर मालूम है ये विरल है और ये सघन है, तो विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुक गई,
तो इस तरीके भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अगर रे विरल से सघन में आती है तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अवलंब से दूर हट गई, तो अगर रे अब की बार दूर हट जाती है, ये रे आई और ये फिर से हमने अवलंब खींचा यहाँ पर, अब की दूर हटने का मतलब रे को जाना था इसे, किससे दूर हट रही है, विलंब से। ये अविलंब है, ये वाली लाइन, ये पूरी अविलंब है। तो चूंकि अब रे को इस मीडियम में जाना है तो ये वाले पार्ट अविलंब का, ये वाला इससे ही बात कर रहा है, इससे दूर हट जाएगी। दूर हटने का मतलब इधर चली गई। तो पहले एंगल आई है, यहाँ भी आई और ये आर है, ध्यान रखना यहाँ आ रहा है। तो अब ये फिर से देखिए, अभी अविलंब से दूर हट गई तो पहले माध्यम को सघन माध्यम, यानी ऊपर वाला माध्यम ये सघन माध्यम हो गया, ये पहला वाला, दूसरा वाला, बाद वाला विरल हो गया। तो सघन से विरल में चली गई तो अविलंब से दूर हट गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, विरल से सघन में जाएगी तो ध्यान रखो कि जब अविलंब की झुक गई तो ये एंगल दिखाई दे रहा, ये सीधे ऐसे जाना था, ये झुक गई, यानी ये एंगल कम हो गया। तो इसका मतलब ये है एंगल आई, इस केस में एंगल आई ज्यादा होगा एंगल आर से। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आई इज ग्रेटर देन आर। इस केस में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे अविलंब ये किरण फैल गई या दूर हो गई तो एंगल आर ज्यादा हो जाएगा एंगल आई से, तो यहाँ पर आई कम हो गया आर से। तो कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि अगर अपवर्तन हो रहा है वो किरण विरल से सघन में जा रही है तो ऑप्शन बन के आ गया आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, आई इज इक्वल टू आर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर विरल से सघन में जाएगी तो आई इज ग्रेटर देन आर, सघन से विरल में जाएगी तो आई इज लेस देन आर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस केस में आई इज लेस देन आर। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। तो इस प्रकार से आप सघन विरल को आप अच्छी तरह और समझ गए होंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल स्नेल लॉ पर आधारित है। आपको बताना है कि ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इस माध्यम से इस माध्यम में लाइट जा रही है और यहाँ पर आपको देख के तो ये समझ में आ ही गया होगा, जो इंसिडेंट एंगल है आपतित किरण 45 डिग्री का कोण बना रही है और अपवर्तन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। तो आपतन कोण कम है, अपवर्तन कोण ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला माध्यम जो है सघन है, ये वाला विरल है। पहले भी हमने बताया था आई जहाँ आई अगर कम है आर ज़्यादा हो गया तो पहला माध्यम सघन, दूसरा विरल। या यूँ नहीं समझ पाए तो ऐसे समझिए, ये जो आपतित किरण है ये अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट गई। अगर ये आती तो कुछ इस टाइप से इसका रूप होता, अगर माध्यम नहीं बदलता तो ऐसे ही चली जाती। लेकिन अब ये रे इस अविलंब से दूर हट गई, इधर की ओर ज्यादा। अगर ये इधर की ओर आती तो अविलंब की ओर झुकती, लेकिन इधर की ओर चली गई तो अविलंब से दूर हट गई। और अविलंब से दूर हट गई तो पहला माध्यम हमारा सघन हो गया, दूसरा माध्यम। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, पहला माध्यम सघन है, दूसरा विरल है। आपको निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 and 2 आपको ज्ञात करना है, बस ये वाला ऑप्शन। तो ये स्नेल लॉ पे आधारित है, सिंपल क्वेश्चन है, लगाते हैं 1 and 2 इक्वल टू स्नेल लॉ लगाते हैं। तो स्नेल लॉ लगाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। मुझे नहीं पता साइन आई मतलब वो एंगल। हाँ कभी कभी आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये तो साइन 45 है, यहाँ मान लीजिए ये एंगल ये ना दे के ये दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए ये दे दिया गया होगा तो आप 90 में से घटा के आप एंगल आर निकाल लोगे। जैसे अगर ये नहीं मालूम होता, ये होता 30, तो क्या करते हैं हम, ये टोटल 90 है, अविलंब हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा पृष्ठ से, तो ये हो गया 60। तो कभी कभी नहीं मालूम होता है तो डायरेक्ट अगर नहीं दिया है तो आप निकाल लोगे। तो आर की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो 60 रख दीजिए यहाँ पर, ये आ गया 1/√2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 1/√2 इंटू 2/√3। ये 1 and 2 की वैल्यू हो गई। थोड़ा सॉल्व कर ले इसे, ऊपर आया 2
नीचे आएगा रूट में 6। तो थोड़ा और अच्छी तरह अगर लिखेंगे तो ऊपर नीचे √6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 2√6 और नीचे आ जाएगा 6। √6 का √6 में गुणा होगा, 6 आ गया, 2 3 जा कट जाएगा, तो आंसर आ गया √6/3। तो ये अपूर्णांक है। पॉइंट में भी इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 6 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 और 2 की वैल्यू ये आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग स्नेल लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें अपूर्णांक निकालना है एक माध्यम से दूसरे माध्यम का, यहाँ पे 2n1 भी अगर पूछता तो भी निकाल लेते। अगर आपसे क्वेश्चन 2n1 पूछ दिया होता दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का निकालो, तो 1 और 2 आपका आंसर आ गया। 2n1 निकालना है तो क्या करेंगे, पलट देंगे, बस 2n1 को हम लिख देंगे 1/1 और 2, और 1 और 2 हम लोग यहाँ से निकाले, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये एक और क्वेश्चन स्नेल लॉ से संबंधित है, स्नेल के नियम पर आधारित फिर से क्वेश्चन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस पे आधारित क्या कह रहा है, एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जा रही है। दो माध्यम इन्होंने बताए हुए, एक माध्यम ए है, इस माध्यम को ए बोल दीजिए, इस माध्यम को बी बोल दिया। प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जा रही है। ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई, माध्यम बी में जा रही है। हमें ये नहीं मालूम है कि आगे एक और लाइन है, यदि माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपूर्णांक √3 है। तो देखिए अगर माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपूर्णांक √3 है, इसका मतलब पहले वाले माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपूर्णांक √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो बी का अपूर्णांक ज्यादा है 1 से, समझ लीजिए। √3 का मतलब 1.732, इसका मतलब ए के सापेक्ष बी का अपूर्णांक 1.732 है। और अगर किसी माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक 1 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब जिस माध्यम में रे जा रही वो सघन हो गई और ये विरल हो गई, यानी ये माध्यम सघन होगा, ये विरल होगा। तो ये हमें पता चल गया कि इस माध्यम का अपूर्णांक 1 से ज्यादा है इसके सापेक्ष, तो ये सघन है, ये विरल है। अगर ये सघन है तो अवलन की ओर किरण झुक जाएगी, अवलन की ओर झुक जाएगी। अब हमसे बोला है कि अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, यानी ये कोण हमें 30 डिग्री दिया गया, और ऑप्शन कोण हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा, बिना चित्र बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन चित्र केवल समझने के लिए है। तो देखो ए से बी में जा रही है, तो हमें दिया गया ए के सापेक्ष बी का अपूर्णांक, यानी एन की वैल्यू दी गई ए के सापेक्ष बी, ए रिस्पेक्ट बी, यहाँ पे ध्यान से देखें, एन ए बी √3 में दिया गया। अपवर्तन कोण आर की वैल्यू 30 डिग्री, आई की वैल्यू आपसे पूछी गई ऑप्शन पर, स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन n इक्वल टू साइन आई अपान साइन। यहाँ पर n का मतलब अपवर्तनांक है, किसका अपवर्तनांक है, जिस माध्यम से चल रही है उसके सापेक्ष जिस माध्यम में जा रही उसका। तो चल किससे रही है, ए से होकर आ रही है, बी में जा रही है, तो ए के सापेक्ष बी का। तो ए एन बी की वैल्यू याद है, ए एन बी की वैल्यू हमें दी है √3, साइन आई हमें निकालना है, इसलिए साइन आई। आर की वैल्यू 30 डिग्री दी है, तो साइन आर की जगह 30 डिग्री रख देंगे, तो √3 इक्वल टू हो गया साइन आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये दो ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन आई, तो ये है √3, इस 2 को इधर ले आइए तो बटे में आ जाएगा, √3/2 इक्वल टू साइन आई। अब यहाँ देखना है, इधर साइन में दिया गया है, इधर एक नंबर दिया गया √3/2। अब इसको भी साइन के रूप में तुम्हें लिखना है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए √3/2 साइन में किस एंगल का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह लिख देंगे साइन 60 डिग्री बराबर साइन आई। तो यहाँ पर ऊपर देखते हैं, तो यहाँ देखिए साइन 60 बराबर साइन आई, तो साइन छोड़ देंगे हम लोग, हटा देते हैं, काटते नहीं, तो छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो आई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इससे पता चल गया ये जो एंगल आई है वो 60 डिग्री, ऑप्शन को हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हम लोग स्नेल के नियम पर आधारित ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तक जो आज कराया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। आज का जो लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 8 है अपवर्तन पर आधारित था, और अगला भी लेक्चर अपवर्तन पर ही होगा। अभी अपवर्तन में काफ़ी कुछ रह गया है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितना अभी तक कराया है उसको आप लोग अच्छी तरह पढ़िए
ज़्यादातर क्वेश्चन हमने कराए हैं जो यूपी कैटेट में पूछे गए हैं, या उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी आज की डेट में कर लें, ज़रूर से ज़रूर कर लें, और इस चैनल पे लगातार बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।